तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है क्लास 10 के साइंस का जो है चैप्टर नंबर 6 देखने वाले हैं, जो कि जैव प्रक्रम है। ठीक है, इसका जो है ये कंप्लीट एकदम नोट्स है। इसको चाहे तो आप लोग जो है अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। जो है पूरे चैप्टर से जो है कई बार जो है कई तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे जो है पोषण से संबंधित जो है, फिर जो है आपका श्वास क्या होता है, श्वसन क्या होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। तो सब कुछ हम जो है इस चैप्टर में देखने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जैव प्रक्रम क्या है। तो जैव प्रक्रम देखिए, वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। ठीक है, या तो ये परिभाषा लिखिए या तो ये लिखिए कि जैव प्रक्रम एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य जीवित रहता है। ठीक है, अब जैव प्रक्रम में जो है कई सारी क्रियाएं आती हैं, जैसे पोषण, श्वसन, वाहन, वहन और जो है उत्सर्जन। ठीक है, वाहन नहीं है, ये जो है वहन है। ठीक है, वाहन का मतलब वो जो है आपका व्हीकल हो जाएगा, गाड़ी मोटर वाला। ठीक है, ये वाहन है। ठीक है, जैव प्रक्रम में 4 तरीके के जो है चरण आते हैं: पोषण, श्वसन, वहन और जो है उत्सर्जन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जो है पोषण को देखते हैं। तो पोषण में देखिए आपका जो है पोषण क्या होता है, किसी भी चीज़ को पोषण यानी कि ग्रहण करना। ठीक है, तो भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है। ठीक है, यानी कि जीवित रहने के लिए मानव जो भी चीज़ें खाता है पीता है वह क्या कहलाता है, जो भी भोजन वगैरह ग्रहण करता है वही जो है उसका पोषण है। ठीक है, पोषण के आधार पर जीवों को दो समूह में बांटा गया है। अब पोषण 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं स्वपोषण और एक होते हैं विषम पोषण। ठीक है, अब स्वपोषण क्या होते हैं? पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे जो है स्वपोषण कहते हैं। स्वपोषण एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो वह जो है जीव जंतु या फिर वह पेड़ पौधे जो क्या करते हैं, स्वयं पोषण, अपना पोषण जो है स्वयं करते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। ठीक है, स्वपोषी पोषण इनको कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हरे पौधे कभी भी जो है दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं करते या फिर जो है दूसरे वृक्षों पर निर्भर नहीं करते हैं, ये जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण कहते हैं। अब एक होता है विषम पोषी मतलब कि ये जो है दूसरे पर हमेशा निर्भर रहते हैं। देखिए इसका परिभाषा क्या लिखेंगे कि पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहता है, उसे क्या कहते हैं? विषम पोषी पोषण कहते हैं। ठीक है, या फिर जो है विषम पोषी कहते हैं। उदाहरण के लिए मानव व अन्य जीव जंतु। ठीक है, जैसे मानव है, मानव कभी भी अपना भोजन वैसे तो पकाता तो भोजन ही है। ठीक है, लेकिन वो भोजन आता कहाँ है? फल, सब्जियाँ, दाल, चावल वगैरह कहाँ से आते हैं? वो जो है दूसरे पौधों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो वो जो वह पोषण मतलब जिसमें क्या करते हैं, कोई भी जीव जंतु जो है दूसरे पर निर्भर रहते हैं, उसे जो है विषम पोषण कहा जाता है। ठीक है, अब स्वपोषी पोषण देखिए, स्वपोषी पोषण हरे पौधों में तथा कुछ जीवाणुओं में जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं उनमें होता है। ठीक है, यानी कि स्वपोषी उन्हीं पेड़ पौधों या जंतुओं में होता है जो है स्वयं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हों। ठीक है, पेड़ पौधे में देखिए भोजन कहाँ से बनता है? प्रकाश संश्लेषण से ही बनता है। ठीक, लोग जो है प्रकाश संश्लेषण को देख लेते हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण से भी जो है बहुत सारे बार जो है प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, आपसे जो है पूछ लेगा कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, या फिर पूछ लेगा कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया बताइए, प्रकाश संश्लेषण में किन कच्चे सामग्रियों की आवश्यकता होती है, या फिर प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। ठीक है, तो ये सब जो है इसमें लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिए। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? तो वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। ठीक है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण आप कह सकते हैं कि वह भी क्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में बदल दिए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यहाँ पर देखिए 6 अणु है कार्बन डाइऑक्साइड के और 12 अणु है H2O यानी कि जल के।
ये जो है पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है सूर्य के प्रकाश में होती है। तो सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में यहाँ पर ये जो है आपका क्या बन गया है, कार्बोहाइड्रेट बन गया है, प्लस ऑक्सीजन और H2O जल जो है बाहर निकल गया है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री क्या क्या चाहिए। तो इसी में देखिए क्या क्या चाहिए, आपका क्लोरोफिल चाहिए, क्लोरोफिल भी लिखा है। सूर्य का प्रकाश चाहिए, सूर्य का प्रकाश लिखा है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। और क्या चाहिए, जल चाहिए। इसी से सब कुछ जो है लिख सकते हैं, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड पौधे कहाँ से लेते हैं, जलीय स्थलीय पौधे से वायुमंडल से प्राप्त करते हैं, ठीक है। और जल को स्थलीय पौधे जड़ों द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं, ठीक। उसके बाद जो है आपका प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। तो इसमें देखिए क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है। ये जो क्लोरोफिल है इसके द्वारा क्या किया जाता है, प्रकाश की ऊर्जा को जो है अवशोषित कर लिया जाता है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन होना, ठीक है। यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटित होकर ये जो है बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड से ये जो है कार्बोहाइड्रेट बन गया है, ठीक है। तो ये जो है प्रकाश संश्लेषण के बारे में था। जो है आपसे देखिए रंध्र के बारे में भी पूछता है, ठीक है। तो रंध्र के बारे में भी पढ़ना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टोमट कहते हैं इसको, ठीक है, स्टोमट। ये रंध्र होते क्या हैं पहले, ठीक है। कोई भी देखिए, कोई भी पौधे की जो पत्तियां होती हैं उसमें आप लोग जैसे कभी कभी देखते होंगे सुबह सुबह के समय जो है उन पर जो है पानी की कुछ ओस की बूंदें वगैरह हो जाती हैं, ठीक है। तो वो सब कहाँ से आते हैं, वो सब रंध्र से ही आते हैं। पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उसे रंध्र कहते हैं, ठीक है। रंध्र मतलब कि छिद्र आप समझ सकते हैं। पौधे के जो ऊपर सतह पर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, बहुत ही हल्के छिद्र होते हैं, जो कि हमें सामान्यतः मतलब जनरली नग्न आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, उसे क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। अब रंध्र के प्रमुख कार्य क्या क्या हैं। तो रंध्र के प्रमुख कार्य हैं देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। और वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल तथा जलवाष्प के रूप में रंध्र द्वारा निकाले जाते हैं, ठीक है। जैसे देखिए ये जो है आपका एक जो है आपका चित्र है पत्ते का, ठीक है। किसी भी पत्ते को ले सकते हैं। तो ये जो है सहायक कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। ये जो किनारे किनारे लगी हुई होती हैं और बीच में जो है ये जो है रंध्र छिद्र है आपका। और किनारे किनारे जो है द्वार कोशिका है और अधिचर्म कोशिका ये जो है एकदम किनारे पर है, ठीक है। इसको चाहे तो आप लोग बना सकते हैं। रंध्र के बारे में अगर पूछता है तो रंध्र के बारे में लिखेंगे कि रंध्र क्या है, उसके कार्य लिखेंगे और जो है ये फिगर बना देंगे तो आपको जो है पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। रंध्र और पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र श्वसन गैसों के विनिमय और वाष्पोत्सर्जन के लिए खुलते बंद होते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो है खुलते रहते हैं, बंद होते रहते हैं, ठीक है। ये सब देखिए हमने जितने भी चीज़ें पढ़ी, जैसे आपका प्रकाश संश्लेषण और रंध्र के बारे में, ये सभी जो है अभी स्वपोषी के अंतर्गत ही आ रहे हैं, ठीक है। यानी कि ये जो है आपका अपना जो है स्वयं का भोजन बना रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग जो है विषमपोषी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि दूसरे पर निर्भर रहते हैं। यहाँ से देखिए आपका विषमपोषी के बारे में चालू हो गया। विषमपोषी यानी कि जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं, जैसे कि मानव। इसमें मेन जो है मानव के बारे में ही पढ़ना होता है, ठीक है। तो विषमपोषी पोषण में देखिए 3 प्रकार के होते हैं, प्राणी समपोषी, मृतजीवी पोषण और जो है परजीवी पोषण, ठीक है। अब प्राणी संपोषण क्या होता है, इनमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है, जैसे उदाहरण में अमीबा और जो है मानव। और मृत जीवी पोषण किसे कहते हैं, तो मृत जीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, जैसे फफूंदी कवक हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है एक है आपका परजीवी पोषण। परजीवी पोषण क्या है, परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे अमरबेल, जू जो सर में पड़ जाते हैं मानव के, वो, और जो है फीता कृमि, ठीक है। आपसे जो है एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है ज़्यादातर कि अमीबा में पोषण के चरण को बताइए, ठीक है। तो अमीबा में अगर आपसे पोषण के चरण पूछता है कि अमीबा में पोषण के कितने चरण होते हैं, तो अमीबा में देखिए पोषण के 4 चरण होते हैं, ठीक।
ये जो है अमीबा का चित्र है, बीच में ये जो है केंद्रक है, ये जो है खाद्य कण है। ठीक है, अब ये इसको देखिए हम लोग समझते हैं, ये खाद्य कण क्या करता है, अगर ये खाद्य कण यहाँ है तो ये अमीबा धीरे धीरे इसके पास जाएगा और खाद्य कण के दोनों तरफ जो है अपना इस तरीके से एक मुंह की तरह जो है बना लेगा। ठीक है, जिसके कूटपाद कहते हैं जिसको। जब यह कण जो खाद्य कण है यानी कि जो भी दाने हैं उसको खाने वाला चीज़ जब अंदर हो जाएगा तो ये जो है क्या कर लेता है कि यह जो है अपने आप को बंद कर लेता है। ठीक है, जब यह बंद कर लेता है तो ये जो खाद्य कण भी देखिए बाहर था, ये जो है अंदर आ गया। ठीक है, यहाँ से ये जो है बाहर था, अभी जो है अंदर आ गया और इस प्रकार से ये जो है खा लेता है। ठीक है, जैसे देखिए अपनी भोजन को अपने पादाप की सहायता से घेर लेता है, भोजन को क्या करता है, घेर लेता है चारों तरफ से। फिर जो है खाद्य रिक्तिका, ये जो बीच में जो जगह है इसको जो है खाद्य रिक्तिका बोलते हैं। इसी में जो है अपने भोजन के कण को यह जो है फंसा लेता है। खाद्य रिक्तिका में जटिल का पदार्थ का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है, यानी कि इसको जो है इसी में जो है खा लेता है। बचा हुआ अपच कोशिका की सतह की ओर गति करता है, ये शरीर से बाहर निष्कासित कर लिया जाता है। ठीक है, खाने के बाद जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो जो है ये शरीर से बाहर कर देता है ना। उसके बाद आपका आता है जो है पैरामीशियम में पोषण किस प्रकार से होता है। ठीक, तो पूरी कोशिका की पूरी सतह को जिस तरीके से ढक कर होता है उसी तरीके से जो है पैरामीशियम में भी होता है। ये जो है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका जो है अमीबा वाला जो है ज़्यादातर पूछता है, इसको जो है ध्यान में रखिएगा। यहाँ से आपका जो है मनुष्य में पोषण पूछा जाता है, कई बार जो है पूछा गया है कि मनुष्य में पोषण किस प्रकार से होता है। तो मनुष्य में पोषण देखिए इसके जो है कुल 5 चरण है। सबसे पहला है अंतर्ग्रहण, फिर जो है पाचन, फिर अवशोषण, फिर स्वांगीकरण और फिर जो है बहिक्षेपण। ठीक है, अंतर्ग्रहण यानी कि भोजन को पहले ग्रहण करता है, पाचन यानी कि भोजन का पेट में पाचन होता है, अवशोषण होता है यानी कि भोजन का पेट में ही जो है अवशोषण होता है, उसकी ऊर्जाओं को जो है आपका जो है विघटन होता है। जो है भोजन का स्वांगीकरण होता है यानी कि उसका ऑक्सीकरण होता है, और वही क्षेपण भोजन को जो है यूज करके उसको जो है मल मूत्र की सहायता से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो इसी 5 चरणों के द्वारा मनुष्य में पोषण होता है। तो इन पोषण को हम लोग जो है इस डायग्राम की सहायता से समझते हैं। ठीक है, आहार नाल मूल रूप से मुंह से गुदा तक विस्तारित एक लंबी नली होती है। अब देखिए सबसे पहले मनुष्य क्या करता है वो कि भोजन को मुंह में लेता है, जिसको क्या कहते हैं भोजन का अंतर्ग्रहण कहते हैं। फिर वह जो है दांतों से चबाता है, भोजन को चबाना। फिर जीवा पर लाता है, भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिलाता है। फिर जो है लार ग्रंथि से क्या होता है कि लार ग्रंथि से निकलने वाले रस को लार रस या लार कहते हैं। स्टार्च, लार, एमिलेट, एंजाइम, माल्टोज, शर्करा। ठीक है, ये सब जो है एंजाइम है जो कि लार में उपस्थित होते हैं। ठीक, अभी देखिए मनुष्य ने क्या किया, मुंह में लिया भोजन को, उसके बाद जो है दांतों से उसको चबाया, फिर जीवा पर लाया और फिर जो है लार ग्रंथि में उसको मिक्स किया और फिर जो है भोजन ग्रसिका यानी कि अपने जो है गर्दन के यहाँ देखिए ये जो भोजन ग्रसिका है, ये ग्रसिका की सहायता से भोजन को जो है अंदर ला रहा है। ठीक है, मुंह से आमाशय तक भोजन ग्रसिका को क्रमाकुंचन गति द्वारा ले जाया जाता है। ग्रसिका को मांसपेशियों का संकुंचन और शिथिलन होता है। ठीक है, यानी कि भोजन देखिए जीवा पर रखा, फिर उसके बाद जो है यहाँ तक जो है आ गया। अब उसके बाद क्या होता है, इस चित्र को देखिए समझ लीजिए कि यहाँ पर क्या क्या है, उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ। यहाँ पर देखिए जीवा है, फिर जो है मुँह गुहा है यानी कि मुँह है, उसके बाद जो है ग्रसिका में आता है भोजन। ठीक है, फिर जो है आमाशय में भोजन आता है और फिर जो है क्षुद्रांत में आता है और फिर जो है वही बृहदांत में आता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो है आपका भोजन इस तरीके से आता है। और इधर जो लिखा हुआ है जैसे यकृत है, पित्ताशय है, पित्तनली है, अग्नाशय है। ठीक है, ये सब क्या करते हैं, ये सब जो है अपने अपने एंजाइम निकाल कर जो है भोजन में मिलाते रहते हैं। और जो आपका भोजन का जो निकलने का क्रिया है वो जो है इस तरीके से आपका जो है दिया हुआ है। ठीक है, जीवा, फिर मुख, गुहा, ग्रसिका, आमाशय में आता है, फिर क्षुद्रांत में, फिर बृहदांत में और फिर जो है गुदा द्वारा ये जो है बाहर निकल जाता है। देखिए भोजन जो है ग्रसिका तक आ गया है, उसके बाद जो हम लोग जो है आमाशय में देखते हैं कि आमाशय में क्या होता है। आपका क्षुद्रांत में देखेंगे, फिर जो है बृहदांत में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आमाशय में क्या होता है, आमाशय में होती है जठर ग्रंथियाँ। जठर ग्रंथियाँ जैसे पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, श्लेष्मा, ये सब जो है जठर ग्रंथियाँ हैं।
ठीक है। पेप्सिन क्या करता है कि पाचन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है कि अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो कि पेप्सिन की क्रिया में सहायक होता है। और श्लेष्मा क्या करता है, आमाशय के आंतरिक अस्तर की अम्ल से रक्षा करता है। ठीक है। उसके बाद जो है आपका भोजन आता है क्षुद्रांत में। क्षुद्रांत में होता है आंतरस। ठीक है। आंतरस में जो है 3 तरीके के जो है पदार्थ होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा और जो है प्रोटीन। ठीक है। आंतरस में आने के बाद ये जो है भोजन को क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन में परिवर्तित करता है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि परिवर्तित करता है। फिर कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लूकोज में बदल जाता है, और वसा जो है वसा अम्ल में बदल जाता है, ग्लिसरॉल, और प्रोटीन जो है अमीनो अम्ल में बदल जाता है। ठीक है। यकृत तथा आमाशय से श्रावण प्राप्त करती है। यकृत से जो है यकृत से पित्तरस निकलता है, पित्तरस से जो है पित्त लवण बनता है, और वसा जब पित्त लवण से मिल जाता है तो वसा जो है ये जो है छोटी गुलिकाओं में, मतलब जैसे भोजन के तो बड़े, जैसे हम खाते हैं तो भोजन के तो बड़े बड़े दाने होते हैं। ठीक है। तो ये जो है पित्त लवण के साथ मिलकर ये जो है छोटी गुलिकाओं में, यानी कि बड़ी गुलिकाओं को इमल्सीकरण करके जो है छोटी गुलिकाओं में तोड़ देता है। ठीक है। उसके बाद जो है अग्नाशय में से क्या निकलता है, अग्नाशयिक रस निकलता है। अग्नाशयिक रस 3 प्रकार के होते हैं, एमिलेस एंजाइम, ट्रिप्सन एंजाइम और जो है लाइपेज एंजाइम। प्रोटीन जो है पेप्टोन्स में बदल जाता है, किसके द्वारा, ट्रिप्सिन एंजाइम से। वसा जो है वसा अम्ल में बदल जाता है, लाइपेज एंजाइम से। और स्टार्च जो है ग्लूकोज में बदल जाता है, एमिलेस एंजाइम से। ठीक है। तो इस तरीके से आपका भोजन का जो है पाचन होता है। उसके बाद जो है दीर्घरोम अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देता है। ठीक है। यानी कि जहाँ पर जैसे भोजन के कण आए पेट में, ठीक है, जहाँ पर जो है जगह नहीं हो वो वहाँ पर जो है दीर्घरोम काम आता है। फिर जो है भोजन आपका आता है बृहदांत में। ठीक है। बृहदांत में आने के बाद जल का अवशोषण होता है। फिर जो वर्ज्य पदार्थ होते हैं, जैसे भोजन का काम जब खत्म हो गया, भोजन से सभी ऊर्जाएं खत्म हो गई, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट वगैरह में जब वो टूट गए तो उसके बाद जो है उसको द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे हम जो है मल कहते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है आपका पूरा का पूरा पाचन का क्रिया है। ठीक है। इनको जो है आप लोग ज़रूर एक बार लिख लेंगे ना, लिखने के बाद जब इसको याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। आप लोग जो है इस चित्र को याद रखिएगा कि जीभ पहले जो है भोजन जो है मुख में आता है, मुख से ग्रसिका में, फिर आमाशय से क्षुद्रांत में, बृहदांत में, और फिर जो है गुदा द्वारा जो है बाहर आ जाता है। ठीक है। बाकी ये जो है रस है, इसमें क्या क्या होता है अभी जो हमने पूरा जो है डिटेल में बता दिया है आपको। उसके बाद जो है जो मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वह जो है आपका श्वसन है। श्वसन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। श्वसन मेनली जो है 2 प्रकार के होते हैं, वायवीय श्वसन और जो है अवायवीय श्वसन। ठीक है। तो श्वसन क्या होते हैं देखते हैं इसको। तो पोषण प्रक्रम के दौरान, ठीक है, पोषण प्रक्रम के दौरान ग्रहण की गई खाद्य सामग्री का उपयोग कोशिकाओं में होता है, जिससे विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन के विखंडन को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। ठीक है। यानी कि जब भोजन पोषण के दौरान जब मनुष्य जब जो है भोजन ग्रहण करता है तो वह जो है पेट में जाता है, तो वह जो विभिन्न तरीके से टूट जाता है। ठीक है। उन विभिन्न जैव प्रक्रमों द्वारा टूट जाता है, जिससे जो है ऊर्जा मिलती है। और इसी विखंडन को क्या कहते हैं, इसी विखंडन की क्रिया को कोशिकीय श्वसन कहते हैं, क्योंकि यह कोशिकाओं में होता है। ठीक है। इनका जो है विखंडन कैसे होता है देखते हैं। देखिए, भिन्न पदार्थों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन, मेनली जो हम लोग भोजन वगैरह करते हैं उनमें तो मेनली ग्लूकोज ही होता है। ठीक है। तो ग्लूकोज का जो है कोशिका द्रव्य में जो है क्या बनता है, पायरुवेट ऊर्जा और जो है ऊर्जा बनता है। अब इस पायरुवेट को क्या करते हैं कि अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इनका जो है विखंडन होता है तो ये जो है इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और ये जो है ऊर्जा बनाते हैं। ठीक है। और ऑक्सीजन के अभाव में क्या बनाते हैं, लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा बनाते हैं, जो कि हमारी पेशी कोशिका में बनता है। ठीक है। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल और प्लस ऊर्जा बनाते हैं। ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये जो है कई बार इसमें जो है प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि पायरुवेट जो होता है वह जो है ऑक्सीजन की अभाव में क्या बनाता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बनाता है, और जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या बनाता है। ठीक है।
तो इनको जो है इस डायग्राम को आप लोग जो है याद रखिएगा। और श्वसन देखिए मेनली 2 प्रकार के होते हैं, ये भी जो है आपसे पूछा गया है कि श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, उनकी परिभाषा बताइए। या फिर आपसे ये पूछ दिया जाता है कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन क्या है, ठीक है। और ये भी पूछा जाता है कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर भी बताइए, ठीक है। तो ये सभी जो है इम्पॉर्टेंट हैं जो कि आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। वायवीय श्वसन में देखिए क्या है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है ये, ठीक है। और अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, यानी कि ये इसमें जो है ऑक्सीजन नहीं होता है। और वायवीय श्वसन में क्या होता है कि ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन होता है, और यहाँ पर जो है ग्लूकोज का अपूर्ण उपचयन होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा मुक्त होती है, लेकिन इसमें जो है एथेनॉल, लैक्टिक अम्ल और जो है कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त होती है। और वायवीय श्वसन में क्या होता है कि यह कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। और अवायवीय श्वसन में यह केवल जो है कोशिका द्रव्य में होता है। और वायवीय श्वसन में क्या होता है कि इसमें अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, लगभग 36 ATP ऊर्जा उत्पन्न होती है। लेकिन अवायवीय श्वसन में वायु तो होता ही नहीं, ऑक्सीजन होता ही नहीं है, तो इसमें जो है कम ही ऊर्जा उत्पन्न होती है, 2 ATP ऊर्जा उत्पन्न होती है। और वायवीय श्वसन मानव में करते हैं, जैसे मानव बिना वायु के सांस ले सकता है, नहीं ले सकता है, तो वायवीय श्वसन जो है मानव में हो जाता है। और अवायवीय श्वसन जो है आपका यीस्ट में हो जाता है, ठीक है। जो है आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो है आपसे पूछा गया है। उसके बाद जो है आपका आ जाता है मानव श्वसन क्रिया, ठीक है। मानव में श्वसन की क्रिया किस प्रकार से होती है, ये जो है आपसे कई बार जो है एग्जाम में आपके पूछा गया है। अंतः श्वसन और उच्छ्वसन में अंतर भी पूछा गया है, ठीक है। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि अंतः श्वसन क्या है और उच्छ्वसन क्या है, ठीक है। तो दोनों को हम देख लेते हैं, इसमें अंतर भी आएगा तो भी यही लिखना है, ठीक है। अगर परिभाषा भी आता है तो भी यही लिखना है। इसमें देखिए अंतः श्वसन में अंतः श्वसन के दौरान वक्षीय गुहा फैलती है, लेकिन उच्छ्वसन के दौरान वक्षीय गुहा अपनी मूल आकार में वापस आ जाती है। इसमें क्या होता है, अंतः श्वसन में पसलियों से संलग्न पसली पेशियां जो होती हैं वह सिकुड़ती हैं, लेकिन उच्छ्वसन में पसलियों को पेशियां शिथिल हो जाती हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि वक्ष ऊपर और बाहर की ओर गति करता है, लेकिन इसमें जो है वक्ष अपने स्थान पर वापस आ जाता है। इसमें जो है आपका गुहा में वायु का दाब कम हो जाता है और वायु फेफड़ों में भरती है, लेकिन इसमें जो है आपका गुहा में वायु का दाब बढ़ जाता है और वायु कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वायु मतलब कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों से बाहर हो जाते हैं, ठीक है। इसमें आप ये कह सकते हैं कि अंतः श्वसन मतलब सांस को अंदर लेना और उच्छ्वसन मतलब सांस को बाहर निकालना, ठीक है। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए दिया भी हुआ है कि अंतः श्वसन सांस द्वारा वायुमंडल से गैसों को अंदर लेना और उच्छ्वसन मतलब फेफड़ों से वायु या गैसों को बाहर निकालना, ठीक है। उसी प्रकार जो है स्थलीय जीव भी जो है आपका जो है श्वसन करते हैं। स्थलीय जीव में जितने भी प्राणी होते हैं, जैसे मानव हो गए, कोई जानवर वगैरह हो गए, श्वसन के लिए वायुमंडल से ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। और जो जीव जल में रहते हैं वे जल में विलेय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, यानी कि जल में जो ऑक्सीजन घुली हुई होती है उसका ही उपयोग करके वह जो है श्वसन करते हैं। आपसे ये जो है एग्जाम में कंपटीशन में भी पूछा जाता है कि जैसे कि स्थल में अगर कोई प्राणी है, कोई मानव है, तो वो तो वायुमंडल से ऑक्सीजन लेकर श्वसन कर लेगा, लेकिन जो जल में रहते हैं वह कैसे करते हैं, ठीक है। तो जल वाले जो प्राणी होते हैं वो जो है जल में जो ऑक्सीजन की मात्रा घुली हुई होती है उसी से जो है अपना श्वसन करते हैं, ठीक है। बाकी कुपिक रक्त और ऊतकों के बीच गैसों का आदान प्रदान ये जो है किस प्रकार से है, इसको आप लोग जो है तो देख सकते हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये तीनों पॉइंट जो है आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, इसको अगर नहीं भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ये जो है जनरली पूछा नहीं जाता है। और उसके बाद देखिए सम्मोहन आपका है, सम्मोहन जो है बहुत बार पूछा गया है कि सम्मोहन जो है कितने प्रकार के होते हैं या फिर सम्मोहन क्या है, ठीक है। तो इसमें देखिए मनुष्य में भोजन, ऑक्सीजन व अन्य आवश्यक पदार्थों की निरंतर आपूर्ति करने वाला तंत्र सम्मोहन कहलाता है, ठीक है। यानी कि मनुष्य के अंदर जो भी भोजन, ऑक्सीजन और जो भी अन्य पदार्थ होते हैं जिसकी मनुष्य के शरीर की आवश्यकता होती है, वो चीज़ें जो है कहाँ से जाती हैं, सम्मोहन तंत्र के द्वारा जाती हैं। अब सम्मोहन तंत्र जो है कई तरीके के होते हैं, 3 तरीके के मेन होते हैं, ठीक है। तो सम्मोहन तंत्र मेन 3 तरीके के होते हैं। हृदय से होता है, रक्त नलिकाएं जिसको ध्वनि और शीरा कहते हैं, और जो है वहन माध्यम जिसको जो है रक्त और लसिका कहते हैं, ठीक है। तो रक्त में देखिए 2 तरीके के आते हैं, एक ठोस अवयव और एक जो है द्रवीय अवयव। ठोस अवयव में आपका रुधिर कणिकाएँ होती हैं
और द्रवीय अवयव में आपका प्लाज्मा होता है। अब रुधिर कणिकाएँ जो होती है ये भी जो है 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और जो है प्लेटलेट्स, है ना। रेड ब्लड सर्कुलेशन और वाइट ब्लड सर्कुलेशन, और उसके बाद जो है रक्त प्लेटलेट्स यानी कि ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं। ये क्या होते हैं, इसमें देखिए जो लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं इसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वहन जो है हीमोग्लोबिन रक्त द्वारा होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन के कारण आपसे ये भी जो है कभी कभी जो है वो विकल्पी प्रश्न पूछ लेता है कि हीमोग्लोबिन का लाल रंग किसके कारण होता है, सॉरी, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, तो यह जो है हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है श्वेत रक्त कणिकाएँ। श्वेत रक्त कणिकाओं में जो है रुधिर को रोगमुक्त करने में सहायक होती हैं, ठीक है, यानी कि जो आपका रक्त जो है गंदा हो जाता है उसको जो है बाहर निकालने का काम करती हैं। और जो रक्त प्लेटलेट्स होता है, प्लेटलेट्स का काम होता है, क्या होता है कि प्लेटलेट्स जैसे कहीं पर भी बॉडी में आपके खरोच आ गए या फिर जो है कट गए तो वहाँ से जो है खून निकलने लगता है, तो ये क्या करते हैं कि खून का थक्का बना देते हैं, यानी कि जहाँ से खून निकलने लगता है वहाँ पर जो है ये जो है आपका आकर प्लेटलेट्स जो है जम जाते हैं और उसकी वजह से जो है खून बाहर नहीं निकलता है, ठीक है। और उसके बाद एक अवस्था होता है द्रवीय अवयव, ठीक है, रक्त का एक जो है द्रवीय अवस्था भी होता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। इसमें जो है 90% जो है जल ही होता है और तथा शेष अवयव जैविक होते हैं, जैसे प्लाज्मा में प्रोटीन जैसे एल्ब्यूमिन होते हैं, ग्लोब्यूलिन होते हैं, और अजैविक में आपके जो है खनिज तत्व हो गए, ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद देखिए आपका आ जाता है रक्त वाहिकाएँ, ठीक है। रक्त वाहिकाओं में जो है ये भी जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ये जो है कई बार पूछा गया है कि धमनी और शिरा में अंतर बताइए, ठीक है। चाहे धमनी और शिरा में अंतर भी पूछ लेता है या फिर बोल देता है कि धमनी क्या होता है, शिरा क्या होता है, ठीक है। तो ये भी जो है इम्पॉर्टेंट है, इसके जो है चारों पॉइंट जो है इम्पॉर्टेंट है। इसमें देखिए धमनी में क्या होता है कि ऑक्सीकृत रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं, ठीक है। लेकिन अपवाद है, क्या अपवाद है, फुफ्फुस धमनी को छोड़कर, ठीक है, यानी कि फुफ्फुस धमनी को ठीक है। तो धमनी में क्या होता है कि जो भी ऑक्सीकृत गैस होती हैं, जो भी ऑक्सीकृत जो है रुधिर होती हैं, जो ब्लड होता है उसको ये सब जो है धमनियाँ जो हैं विभिन्न अंगों तक पहुंचाती हैं, ठीक है। और शिरा में क्या होता है, शिरा में उल्टा होता है, ये जो है विभिन्न अंगों से अनऑक्सीकृत रुधिर को एकत्र करके हृदय में लाती हैं, ठीक है, यानी कि फुफ्फुस शिरा को छोड़कर, ठीक। उसके बाद जो है धमनी की भित्ति जो है मोटी होती है और अधिक लचीली होती है, लेकिन ये जो शिरा होता है, शिरा की भित्ति मतलब ऊपर का आवरण, ठीक है। तो शिरा का भित्ति जो है कम मोटी होती है और कम लचीली होती है। इसमें जो है वाल्व नहीं होते हैं, लेकिन इसमें शिराओं में जो है वाल्व होते हैं। ये सतही नहीं होती हैं, सतही यानी कि सतह से जो है ये सतह से जो है चिपक कर नहीं चलती हैं, ऊतकों के नीचे पाई जाती हैं, ठीक है। सतह मतलब कि जैसे ऊपर शरीर के ऊपर की सतह क्या हो गई, चमड़े हो गए, ठीक है। तो चमड़ों से ये जो है नहीं जुड़ी हुई होती हैं, और ये जो है शिराएँ जो है सतही होती हैं, यानी कि जो जैसे चमड़े है तो चमड़े के नीचे ही होती हैं, ठीक है। लेकिन ये जो है चमड़े के नीचे नहीं होती है, चमड़े के और ज़्यादा अंदर होती हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये जो है आपका हृदय का जो है पूरा एक डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम को अगर आपने समझ लिया तो धमनी, शिरा और जो मानव हृदय है इसको जो है आप लोग आसानी से समझ लेंगे, ठीक है। ये मान के चलिए ये जो है हमारा हृदय है, ठीक है। ये जो है 4 कोष्ठों में बटा हुआ है, दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय और जो है बायां निलय, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि जैसे जो फुफ्फुस जो ये जो है शिराएँ होती हैं, ठीक है। तो शिराएँ क्या होती हैं कि शिराओं में क्या होता है कि विभिन्न अंगों से जो है रक्त जो है वो यहाँ पर आती हैं इसमें हृदय में, ठीक है। तो शिराएँ जो है विभिन्न रंगों से रक्त को जो है हृदय में लाती हैं, और हृदय से क्या होता है कि हृदय से जो रक्त होता है, जो शुद्ध रक्त होते हैं, इसको शुद्ध करके ये जो है विभिन्न अंगों तक पहुँचाती हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये जो है विभिन्न अंगों तक, यहाँ से देखिए शरीर के अंगों तक पहुँच गया है, ठीक है। और फिर ये क्या करता है कि शरीर के विभिन्न अंगों से जो महाशिरा होता है, यानी कि जो प्रमुख शिरा होता है, जिसको जो है आप लोग फुफ्फुस शिरा कहते हैं, फुफ्फुस शिरा के माध्यम से ये जो है दायां आलिंद में, दायां आलिंद से बायां नीले में, ठीक है, बायां नीले से जो है सॉरी दायां नीला में, दायां नीले से बायां आलिंद में, ठीक है। फिर जो है बायां नीला में, इसी तरीके से ये जो है काम करती हैं, ठीक है। तो इसको जो है अगर ये फिगर आप से बना देते हैं तो भी एग्जामिनर जो है समझ जाएगा कि नहीं ये जो है ठीक लिखा हुआ है, ठीक है।
और मानव शरीर में रुधिर परिसंचरण को दर्शाने के लिए जो रेखा चित्र है वो यही है। उसके बाद देखिए आपका ये भी जो है एग्जाम में पूछा जाता है कि मानव हृदय की आंतरिक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। तो उसके लिए हमने जो है एक सेपरेट अलग से वीडियो बना रखा है, उसमें पूरी जो है हैंड राइटिंग से मैंने लिख कर जो है अच्छे से समझाया हुआ है कि कैसे जो है काम करता है चीज़ें, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को जो है आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए आपका लसिका के बारे में पूछता है कि लसिका क्या है। तो लसिका जो है एक तरल ऊतक है जो रुधिर प्लाज्मा की तरह ही है, लेकिन इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होते हैं। लसिका वहन में सहायता करते हैं। वहन में मतलब कि किसी भी पदार्थ को शरीर के एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। तो आपसे देखिए जाइलम के बारे में भी पूछता है, तो जाइलम के बारे में भी देख लीजिए कि पादप तंत्र का एक अवयव है जो मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों का वहन करता है, जबकि फ्लोएम पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषित पदार्थों को पौधों के अन्य भागों तक वहन करता है, ठीक है। ये दोनों जो है इंपॉर्टेंट है, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। जाइलम क्या करता है कि एक पादप तंत्र होता है जो मिट्टी से क्या करता है, जल और खनिज लवण को उठाकर क्या है पौधों तक पहुंचाता है, और फ्लोएम का करता है कि पौधों द्वारा जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है वो जो है पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, ठीक है। ये जो है जाइलम और फ्लोएम के कार्य हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो है छोटे छोटे मेन पॉइंट है, अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, है ना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो है आपका जो इम्पोर्टेंट है वो है देखिए मानव में उत्सर्जन, ठीक है। मानव में उत्सर्जन के बारे में पूछा जाता है कि मानव में उत्सर्जन कैसे होता है, इसका जो है सचित्र वर्णन कीजिए, ठीक है। तो मानव में सबसे पहले उत्सर्जन होता क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो वह जैव प्रक्रम जिसमें जीवों में उपापचयी क्रियाओं में जनित हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निष्कासन होता है, उत्सर्जन कहलाता है। यानी कि शरीर के अंदर जो हानिकारक चीज़ें होती हैं, नाइट्रोजन युक्त जो पदार्थ होते हैं, उन्हें शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। अब ये एक कोशिकीय जीव इन अवशिष्ट पदार्थों को रुधिर की शरीर की सतह से जल में विसर्जित कर देते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र में उपस्थित अंग निम्न प्रकार हैं। अब मानव के जो उत्सर्जन तंत्र हैं, जैसे यहाँ पर देखिए ये जो है वृक्क हो गया, ठीक है, ये जो है मूत्राशय हो गया, मूत्र मार्ग हो गया, ठीक है, शिश्न हो गया, ये सब चीज़ें जो है आप लोग इस फिगर को देख लीजिएगा, इसको जो है बना देंगे तो और भी जो है अच्छा लगेगा, ठीक है। और इसमें जो मेन चीज़ें होती हैं, जैसे एक जोड़ा वृक्क होता है जिसको जो है किडनी बोलते हैं, एक जोड़ा मूत्र वाहिनी होता है, यूरेटर होता है, एक मूत्राशय होता है, और एक जो है मूत्र मार्ग होता है, ठीक है। ये जो है मेन चीज़ें हैं जो कि आपके इसमें जो है उत्सर्जन तंत्र में काम करती हैं। यहाँ पर ये जो है ये जो वृक्क है यानी कि जो किडनी है, इसमें जो है मूत्र कैसे बनता है उसके बारे में जो है हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि ये जो है पूछा जाता है, ठीक है। वृक्क में उत्सर्जन की क्रिया विधि, है ना। तो वृक्क में उत्सर्जन की क्रिया विधि देखिए इस तरीके से ये जो है फिगर है। अगर सिर्फ ये जो है वृक्काणु की इस रचना है, इसके बारे में हमने एक जो है वीडियो बना रखा है, उसमें जो है अच्छे से इसके जो है पूरे अच्छे तरीके से समझाया गया है कि ये जो है क्या होता है, इसकी कार्यविधि क्या है, ठीक है। ये सब जो है इम्पोर्टेंट हैं, सभी जो है इस चैप्टर का पूरा जो है सार है आपके सामने। जो है था आपका जो है क्लास 10 का जो इम्पोर्टेंट चैप्टर था आपका जैव प्रक्रम। ये जो है पूरा चैप्टर आपने इसको जो है आप जो अच्छे से लिख लीजिएगा, ये जो पूरा नोट्स था, ठीक है। बाकी सभी चैप्टर भी आपको हमारे इसी चैनल पर मिल जाएंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। फ्रेंड्स ये वीडियो जो है बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, और ये देखिए पूरा का पूरा जो है नोट्स को टाइप करवा के आप लोगों के लिए जो है प्रिंट आउट निकलवाना, उसके बाद जो है इसको समझाना, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है। तो यार वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दिया करिए, ठीक है। लाइक करने से हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग इस तरीके के कंटेंट को लाइक करते हैं, तो हम जो है आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। और अगर चैनल को पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने क्लासमेट के साथ भी इन वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी लाभ मिल सके, ठीक है। ज्ञान की बातें जितनी ज़्यादा शेयर करेंगी आपके ज्ञान उतने ही बढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।